इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम देखो ये है न्यूक्लियस और हम आखिरी इस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन देख रहे हैं, तो हमारा काम है इसका और इसका अट्रैक्शन देखना है। इसके बीच में एक स्क्रीन आ गई क्या, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की? हाँ हाँ इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ सर। अब इसका फॉर्मूला ये होता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या है? वो है प्रोटॉन जो इसका अट्रैक्शन लगा रहे हैं। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिग्मा क्या है? वो है प्रोटॉन जो अट्रैक्शन की वजह से खत्म हो गए। हाँ सर। जो अंदर वाली सेल है इसने जितने प्रोटॉन खत्म कर दिए वही सिग्मा है, और सिग्मा की वैल्यू हम सिलेक्टर रूल से निकाल लेते हैं। हाँ क्या है? 0.35, 0.25 और 1 1। पीरियड में रिलेटिव वैल्यू डालने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, और ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में जाने पर जेड इफेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। सही है? हाँ सर। ये सब मैं आपको बता चुका था। अब आपकी अगली एप्लीकेशन है आयनाइजेशन एनर्जी। सर सेकंड एटॉमिक रेडियस था। अरे वो मैंने उसमें लिखवाया होगा, आप इससे देखो। ओके सर। अगला है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आई। आई से आयनाइजेशन और ई से एनर्जी। हाँ सर क्लियर। हो गया? हाँ सर। अब देखो इसकी डेफिनेशन समझो। आपको पता है इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, जिसे आप जेड इफेक्टिव बोलते हो। हाँ सर। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा? जब आप इतनी एनर्जी दोगे कि ये वाला फोर्स ब्रेक हो जाए। तो जब ये वाला फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा। हाँ सर। एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात नंबर 2, नो सर। और एनर्जी अगर किसी सिस्टम को दी जाती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है क्या? हाँ सर। तो याद रखें कि आयनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके लिए जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आया? पॉजिटिव। हाँ सर समझा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आप आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हो। तो लिखें आप इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव energy required to remove the electron, energy required to remove the electron of outermost cell या ऐसे लिखना outermost orbit, energy required to remove the electron of outermost orbit from isolated gaseous atom, from isolated अकेला गैसियस एटम।
is known as ionization energy. It known as ionization energy. मैंने आपको ये लिखवाया है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से आइसोलेटेड गैसियस एटम की जो सबसे बाहर वाली सेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगला नई लाइन से स्टार्ट करना है। नई लाइन से स्टार्ट करना है। आयनाइजेशन एनर्जी आई की लिखा करो। आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और ब्रिटिश में लिख लेना डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव। कोई दिक्कत? नो सर। थर्मिक क्यों है? क्योंकि हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए और हीट का देना एंडोथर्मिक कहलाता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो भाई आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। हम इसको एनर्जी दे रहे हैं और हीट या एनर्जी का देना प्रोसेस कहलाती है एंडोथर्मिक। इसके बीच में अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ही कभी नहीं जब आप उसको ब्रेक करोगे। ये ब्रेक कब होगा? जब आप उसको लिखो। तो दो पॉइंट हो गए। आयनाइजेशन एनर्जी की आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि IE1 greater IE2 greater IE3। तीसरा पॉइंट आप लिखो फिर मैं इसका मतलब बताता हूं। लिखा सर। मेरे कहने का मतलब है IE1 ये है मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ 2 लिखा है तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और यहाँ 3 लिखा है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब इसका मतलब ये है जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला उस समय की आयनाइजेशन एनर्जी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उस समय की जो हीट थी वो वाली आयनाइजेशन एनर्जी, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उस समय की आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ये बात और याद रखनी है कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी सेकंड से, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी फर्स्ट से। अब ऐसा क्यों होगा तो मैं आपको प्रूव कर देता हूं। देखो जरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सोडियम 11 का, प्रोटॉन इसके पास 11 है, न्यूट्रॉन इसके पास 12 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेंगे 2 8 1। हाँ सर। अब देखो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं। ये तो हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी। और पहली सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इससे आपने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो आप गौर से देखो यहाँ पर 3 सेल हैं, इसका अट्रैक्शन है। आपने सपोज करो इसको एनर्जी लगी आपको 20 किलो जूल एनर्जी लगी और आपका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है? हाँ सर। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बेटा, अब इस वाले कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर है 11 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बची क्या? हाँ सर। अब 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा। देखो ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। तो पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 7 इलेक्ट्रॉन और एक जो बाहर निकलना है 8 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर 3 सेल थी, ज्यादा डिस्टेंस था, तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कम वर्क कर रहा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है क्या? हाँ ज्यादा है। अब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? हाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? बहुत सर समझा।
तो ये वाला पार्ट जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी कभी, तो मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ अब इसमें देखो, यहाँ पर बची 9 इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन और आप बाहर निकालोगे तो गौर से देखो 9 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बनाओगे, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी, तो 2 और 7, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक ऐसे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा नहीं होगा, तो इसमें होगा। और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा वर्क करेगा। समझ में आया हाँ नहीं आया? हाँ सर समझा। नोट कर ले। हाँ सर समझा। हाँ सर हो गया। नहीं सर एक सर नहीं हुआ। हो गया सर। हाँ सर हो गया। और देखो, तो मैं आपको यहाँ से एक फॉर्मूला ये बना दूं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। आप मुझे ये बताओ, A+3 है, A+2 है और A+1 है, सबसे ज्यादा यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की ये बात कर रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? समझ में आ रहा है नहीं कि दोबारा बताऊं? ये दोबारा बताओ सर, आई का। देखो, कोई एलिमेंट ए है, कोई भी है, जब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलोगे तो एक पॉजिटिव बनेगा। हाँ तो ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो गई क्या, जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। हाँ सर। अब गौर से देखो, जब आप A+ से एक इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकालोगे तो A+2 बनेगा। हाँ तो ये आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई क्या? हाँ जब आप A+2 से एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालोगे तो A+3 बनेगा। हाँ और ये आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई क्या? हाँ अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी, हाँ IE3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर IE2 की होगी और सबसे कम IE1 की होगी। आपको ये पता है? हाँ और देखो, कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज था, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा थी क्या? हाँ क्या मैं ऐसे लिख दूं, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन? अब समझा या नहीं समझा? समझा सर। हाँ सर। आप बता दिया करो, एक चीज को समझाने के 10 तरीके होते हैं, पता नहीं आप मतलब जिस तरीके में आपको समझ में आए, चीज सब वही होती है। हो गया सर।
स्टार, अगर ये आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है कैटायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका चार्ज, तो एनाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? हाँ वहां बहुत देखो 3 एलिमेंट है, I-1, I-2 और I-3। माइनस चार्ज कहलाता है एनाइन। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? -1 वाले की सबसे ज्यादा होगी, -3 वाले की। समझा है नहीं? हाँ सर समझा। सर वो क्या लिखा है एक बार? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन। एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। हो हो गया गया? सर। हाँ सर। और देखो आपको ये पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है मैं आपको बता चुका हूं कि कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एनाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात आपको समझ में आती है बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर समझा। तो याद रखना है जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, और एनाइन पे जितना चार्ज होगा उतनी कम। एक क्वेश्चन कर लो। Arrange the following decreasing order of ionization energy. यस Arrange the following. क्या सर? Question है arrange the following decreasing, ये नीचे को साइन कर दो, इसका मतलब है decreasing order of ionization energy. Arrange the following decreasing order of ionization energy. और ये लोग हैं I+7, I+3, I+2, I-1, I-, I-3, I-, I-5, I-3 और I+3, I+7। ये देखें इसका मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बाहर, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए। आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये 6 लोग हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बताना है आपको। सर वो I-4 है क्या? बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? वो I⁻⁻4 है या -1 है? ये -1 है ना, कुछ नहीं है तो -1 ही तो होगा। सर सबसे ज्यादा I⁻+7 की, बाद में +3 की, बाद में +2 की, बाद में -1 की, बाद में -3 की और बाद में -5 की। बिल्कुल। जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, एनाइन पे जितना चार्ज होगा उतनी कम। हाँ समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब एक क्वेश्चन और चल रहा है मार्केट में, वो भी देख लो। वो पूछता है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। क्वेश्चन आपके पास ये एक एलिमेंट ए है, आपने इसको 500 किलो जूल एनर्जी दी। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी का देना, एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको A+ मिला। फिर आपने इसको दी, फिर यहाँ पर आपको लगी 3000 किलो जूल की एनर्जी, तो आपको मिला A+2।
फिर उसने एनर्जी दी 3500 किलो जूल की, तो आपको मिला A+3। फिर इसने दी 4500 किलो जूल एनर्जी, तो आपको मिला A+4। पूछ रहा है कि A विच ग्रुप लाइन, जो आपका ए है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन है, मार्केट में यही चल रहा है। सर वो ए पे 2 चार्ज है ना पॉजिटिव, उसके बाद क्या लिखा, कितनी एनर्जी? 3000 किलो जूल। अच्छा, उसके बाद की 3500, 3500, उसके बाद 4500। 3500 3500 किलो जूल, 3500, 4500 है। सर ग्रुप 14 हैं? अरे बोलो बेटा, गलती तो ही होगी, गलतियां नहीं होगी और क्या होगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ होगा। जितनी यहाँ गलतियां करोगे क्लास रूम में, उतनी ही एग्जामिनेशन रूम में गलतियां नहीं करोगे। जो कौन से ग्रुप का है ये? हाँ देखो, मैं बोलूं? हाँ सर। नोट कर लिया तुमने? तो देखो, आप इसका मतलब क्या है कि ए को जब ए था न्यूट्रल एटम, अभी जिसमें कोई चार्ज था नहीं, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसने 500 किलो जूल एनर्जी की, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर फेंक। जब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 500 किलो जूल, लेकिन जब A+ से A+2 दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला तो 6 गुना एनर्जी लग रही है। 500 का 6 गुना होता है 3000। हाँ फिर से सुन लो, ये A था, जब इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये A+ में कन्वर्ट हुआ, इस समय इसको 500 किलो जूल एनर्जी लगी। अब ये A+ है, जब A+ ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ए का दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, A+ ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो A+2 बना। तो यहाँ पर आपको 3000 किलो जूल एनर्जी लगी क्या? और 3000 क्या है? 500 का 6 गुना है क्या? हाँ। तो अब देखो, फिर जब इसने अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो केवल देखो, ये 3000 का ये 3500 का, केवल 500 किलो जूल का अंतर है, डबल भी नहीं होगा। और जब ये था, ये 35 था, ये 45 था, 1000 का डिफरेंस हो रहा है, डबल भी नहीं हो रहा, 3500 का डबल। तो मेरा कहने का मतलब है, ये इसकी स्टेबल स्टेट है क्या? किस स्टेट पे ये स्टेबल हो गया? किस स्टेट से इस स्टेट को पहुंचने के लिए 6 गुना एनर्जी दे रहा है? जब 6 गुना एनर्जी दे रहे हो तब ये बाहर निकल रहा है क्या? सर मेरे को कंफ्यूज हो रहा। वैसे सुनो, देखो, ए है, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो A+ बना। हाँ। दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो A+2 बना। हाँ। तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो A+3 बना। हाँ। और चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो A+4 बना। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझा। जब A से A+ बना तो कितनी एनर्जी लगी? 500 किलो जूल लगी क्या? हाँ। लेकिन जब A+ से A+2 बना तो 3000 लगी, मतलब 500 × 6। तो ये जो 3000 है ये 6 टाइम ग्रेटर है क्या? हाँ। हाँ है सर। गुना ज्यादा है क्या ये वाली? हाँ। इसका मतलब ये है कि A+ स्टेबल स्टेट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर नहीं निकाल रहा, बहुत ज्यादा एनर्जी ले रहा तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है क्या? हाँ सर। हाँ। देखो, इसमें और इसमें 6 गुने का अंतर है। अब हाँ। इसमें और इसमें 6 गुने का अंतर नहीं है, 3000 का डबल होता है 6000, इसमें केवल 500 किलो जूल का अंतर है। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डबल का भी अंतर नहीं है, इसमें डबल या 6 गुने का अंतर है क्या? हाँ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो A+ है इसकी स्टेबल स्टेट है, इस स्टेट पर वो नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है क्या? हाँ सर।
हाँ तो सर। ये इसकी स्टेबल स्टेट है। और आपको पता है इस आपने ये सब देखा, इसकी स्टेबल स्टेट A+ हो गई। अब आपको पता है प्लस चार्ज किनके ऊपर होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वेंसियम के ऊपर होता है +1 चार्ज। हाँ सब पर +1 होता है, नहीं होता? +1। तो हाँ ये सर, वाला जो एलिमेंट है आपका A+, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ये कौन सी हाँ लाइन कर रहा है? फर्स्ट ए ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप या पहले ग्रुप में? समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। आपको ये देखा करो, अब जहां डबल से ज्यादा गैप बन रहा है वही उसकी स्टेबल स्टेट होती है। हाँ हो गया सर। क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है IE1, IE2 and IE3। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी of any element are of any element are 450, 700 and 1600 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट। अब इसमें एक पॉइंट करके लिखना, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है बी पॉइंट करके, इन विच ग्रुप लाइन, किस ग्रुप का है और इस पर कितना चार्ज होता है। पहले का मतलब है इस पर कितना चार्ज होता है, दूसरे का मतलब है किस ग्रुप का। शुरू हो जाओ। नहीं, मतलब सर वो एक ही एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन डाल के दे रहे हैं। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इसमें कितना चार्ज रहता है। +2 चार्ज, -1 -2 क्या है? +2 चार्ज होगा और सेकंड ए ग्रुप में लाया करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, इसका +2 चार्ज होगा और सेकेंड ए ग्रुप में जाएगा या दूसरे ग्रुप में जाएगा। देखो मैं कैसे बोला, जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझ लें। देखो जब कोई एलिमेंट ए है, जब ये A+ में कन्वर्ट हुआ तो उसका में आयनाइजेशन एनर्जी लगी 450 किलोजूल। जब ये A+ से A+2 में कन्वर्ट हुआ, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, ये है 700। और जब ये A+2 से A+3 में कन्वर्ट हुआ उस समय एनर्जी लगी 1600 किलोजूल। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर ये समझा। अब आप गौर से देखो, इसमें डबल का भी अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें और इसमें डबल से भी ज्यादा का अंतर है। तो ये A+2 इसकी स्टेबल स्टेट है क्या? हाँ तो इसकी स्टेबल स्टेट A+2 है, हमें ये बात पता चल रही। अब हमें ये भी पता होना चाहिए +2 किस पे चार्ज होता है।
तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हेलियम, इन सब पर +2 चार्ज होता है। तो पहला आंसर हो गया चार्ज +2। ये कौन सी ग्रुप के है? ये सेकंड ग्रुप के है। हाँ समझा नहीं समझा? समझा सर। अच्छा आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ऐसा क्यों होता है? हाँ सर बता दो। चलो अरे हमें तो सीखना ही है, लो सीखो। अब मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ देखो सपोज करो ये मैग्नीशियम है बेटा, मैग्नीशियम का 12 होता है। 12 का मतलब इसमें प्रोटॉन 12 24 होता है, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 12 और इलेक्ट्रॉन 12। और 12 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिख सकते हो 2 8 को। हाँ अब आप गौर से देखो, ये होगा इसका पहला प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जब इसका पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इस समय एनर्जी लगी हमें 450 किलो। हाँ नया डायग्राम ऐसे बना, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, इसका वेट चला गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हाँ फिर जब हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उस समय हमें लगी 700 किलो जूल एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो हमारा ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये पहली सेल और ये दूसरी सेल। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ फिर जब हमने यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो हमें एनर्जी लगी 1600 किलो जूल। और ये हो गया न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ अरे 8 इलेक्ट्रॉन से बाहर गया, तो ये समझ में आया? हाँ सर ये समझा। अब देखो यहाँ पर 3 सेलें हैं, डिस्टेंस खूब है। आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 450 लगी। आपके पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 3 सेल है, ठीक है? दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 700 लगी। अब इस वाले डायग्राम में आप देखो, ये वाला है A, ये वाला है A+ और ये वाला आपका A+2 है क्या? हाँ सर। और ये वाला आपका A+3 है। अब गौर से देखो, आपको पता है अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल एटम कहलाता है क्या? हाँ और ऐसे ही देख लो, ये है 1s2, ये है 2s2 और ये 2p6 है क्या? तो देखो ये भी फुल है और P के पास 3 है तो ये भी फुल है। और आपको पता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसके पास ये भी फुल है, ये भी फुल है और फुल फिल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता क्योंकि इसका इसमें सेकंड लोब है। हाँ सर। ये नहीं चाहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ये अपने आप को स्टेबल बना दिया यहाँ पर, ये कहेगा कि मैं खुश हूँ। तो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, दुगनी एनर्जी देगी, तो ये इसीलिए इसकी स्टेबल स्टेट कहलाती है। क्योंकि देखो इसके पास 1s2 2s2 2p6, तो ये भी फुल है, ये भी फुल है, वो फुल वाला तो बहुत स्टेबल है। समझा नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझे। हो गया सर। हो गया? अब देखें कुछ होता क्या है कि हमारे हिसाब से तो हमें पता चल गया कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हो वो आयनाइजेशन एनर्जी है। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा बाहर निकलेगा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा बाहर निकलेगा तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अभी आप देख रहे हो कि देखो A की कितनी थी 450, A+ की कितनी है 700, A+2 की कितनी होगी। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और दूसरी बात नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ और इससे रिलेटेड जो भी चीजें क्वेश्चन बनाएंगे वो होगा। लेकिन इनऑर्गेनिक एक्सपेक्शन का खेल देखते हैं, आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। मैं एक नई बात लिखने वाला हूँ, ये और आप मुझे बता दो समझ में आई या नहीं है।
तो देखो बात नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ सीधा रिलेशन होता है। क्यों होता है वो देखो, आपको पता है ये है न्यूक्लियस, अगर इस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ये एन ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। हाँ सर। हाँ। अगर यही अट्रैक्शन वीक होगा तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। खाएगा। तो क्या मैं ये कह दूं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। हाँ। और अट्रैक्शन का मतलब ये होता है क्या, ये। हाँ। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ईएन के साथ सीधा रिलेशन होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये समझ में आया नहीं आया? अरे बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी का ईएन का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स, ईएन के साथ सीधा रिलेशन होता है। ये समझ में आया नहीं आया? सर आपकी स्क्रीन अटक गई। अच्छा, अब क्लियर है। हाँ तो फिर सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी का ईएन मतलब अट्रैक्शन फोर्स के साथ सीधा रिलेशन होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ ये समझे सर। तो आप ये रिलेशन लिखें, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, और ये बना के रख लें। ये सब चीजें काम आती हैं जब आप रिवाइज करते हो। मोर अट्रैक्शन देन मोर आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर लेस अट्रैक्शन, लेस आयनाइजेशन एनर्जी। अट्रैक्शन का मतलब होता है ये है। हो गया? हाँ। अब देखो, आप पिक्चर यहाँ से शुरू होती है बेटा। आपको तो क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ई ई एन की वैल्यू बढ़ती है क्या पीरियड में, और ऊपर से नीचे जाने पर ई ई एन की वैल्यू घटती है क्या? हाँ सर। ऐसे ही भूतकाल लोग बागों का ये मानना है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ये एन के साथ सीधा रिलेशन है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। हाँ सर। इसका मतलब पीरियड, इसका मतलब ग्रुप। हो गया? लिख लिया। हाँ सर। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे। अब जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हीलियम, फ्रांसियम में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, तो आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इसके लिए ज्यादा, कम, कम और कम और कम, और नीचे की तरफ। हाँ सर। नोट कर लो ऐसे भी। हाँ सर नोट कर लिया।
गया। अब आपको पहले बोला था इनऑर्गेनिक याद रखने का नियम है। अब आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, जो सबसे नीचे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। अब बात नंबर 2, आपको ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में आने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो आप देखो जरा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये सब एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। हाँ, एक ही पीरियड के। तो आपको पता है कि हम पीरियड का लेफ्ट राइट है, तो आपके हिसाब से जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, पहला इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल रहे हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, इसका सबसे कम होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, 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 ये होना चाहिए। सर स्क्रीन अटक गई। हाँ सर, आपका बोर्ड ना क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ सर। लेकिन जो वो समझ वाली बेरिलियम बोरॉन लिखा है। दोबारा बेटे लॉग आउट करते हैं इसको क्या? सर आप फिर से जंप करो। 30 की स्पीड। बेटा मैं लॉग आउट करके दोबारा क्या कहते हैं ऑनलाइन आता है। हाँ हाँ सर। अगर कोई भी ऑर्बिटल फुल होगा तो उससे वो स्टेबल होगा, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना चाहेगा, कहेगा भैया मैं तो सेटल हूं, मैं काहे को बाहर निकलूं। तो आप उसको बहुत ज्यादा फोर्स करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? हाँ। तो फुल फील्ड वाला अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना चाहेगा, वो कहता मैं स्टेबल हूं। हाफ फील्ड वाला अपना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना चाहेगा, वो कहता मैं भी स्टेबल हूं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बाहर वो निकालते हैं जो फुल फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर, समझा। जब आप फुल फील्ड वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। हाफ फील्ड वाले से बाहर निकालोगे इलेक्ट्रॉन तब भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर, ये समझा। तो यहाँ पर बेटा ये दो लोग हैं, ये बेरिलियम और ये नाइट्रोजन, ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। क्यों है मैं बता देता। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है क्या? हाँ। 8 होता है क्या? हाँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ जरा, 1s2 2s2 बना क्या? हाँ। तो बाहर वाला देखा जाता है, तो बाहर वाला s है और s के पास मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये फुल है क्या? फुल है। हाँ। नाइट्रोजन को देखो बेटा, 7 हाँ, है तो 1s2 2s2 2p3। 3। हाँ हाँ सर। ये भी फुल। बाहर वाला देखते हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, टिकड़े टिकड़े और टिकड़े, ये हाफ फील्ड है क्या? हाँ, हाफ फील्ड है। अब ये कहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकालूं, मैं तो फुल फील्ड हूं। ये कहेगा मैं अपना इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकालूं, मैं तो हाफ फील्ड हूं। तुम लोगों के पास ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तुम निकालो। तो गौर से देखो, आपको याद रखना है कि आपको यहाँ चेंज करना है। इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो। अब ऑर्डर देखो, तो देखो सबसे कम लिथियम, अब इसको यहाँ शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया,
तो ये बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, फिर कार्बन। अब आना चाहिए था नाइट्रोजन, लेकिन आपने शिफ्टिंग करी तो ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, ये नियॉन। सही ऑर्डर ये इसका। समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। कोई दिक्कत? सर वो फिर लास्ट में होने चाहिए ना, कौन सा? वो बेरिलियम और वो नाइट्रोजन। लास्ट में नहीं होने चाहिए, ये केवल अपनी एनर्जी इतनी बढ़ाती है कि इससे बढ़ जाती है, इस और बगल वाले और दूसरे वालों से नहीं बढ़ पाती। ये बात भी आपको अच्छा, याद रखनी है, क्योंकि सिर्फ, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये एन ही बढ़ता है। हाँ, सिर्फ उसके साइड में एक के वाले से थोड़ा हाँ, जो ज्यादा इसके बढ़ बगल वाला है, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसके बगल वाला ये है, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, बाकी वही होगा। अच्छा। हो गया सर। अब देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बेटा ये है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड पीरियड, जो कि आपने अभी भी किया। सबसे ज्यादा लिथियम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फ्लोरीन। है क्या बोले? नहीं, कुछ नहीं सर। सही तो है? हाँ सर, सही है। 1 2 3 4 5। फिर नियॉन, हाँ। ये आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ये। अब अगर कोई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे IE2, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बेकबन होने ली, बेकबन होने ली, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तो ये है। अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछे, मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो उस समय का एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो क्या होगा? तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, बेकबन होने ली। बी का मतलब लिथियम, और इसका मतलब ने, नियॉन, नियॉन। को, क्लोरीन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम। सही है? हाँ सर। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप कर लोगे पीरियड में, सेकंड का ये होता है। सेकंड वाला बहुत कम पूछा गया है, क्वेश्चन यहीं से आए हैं, कम से कम जो मैं बोल रहा था 30-40 बार क्वेश्चन मिला है, यही मिला है। कोई भी एग्जाम देखो, हर 1-2 साल छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन। हो गया है। एक हो गया? मिनट सर। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। अब यार आयनाइजेशन एनर्जी खत्म ना हो पाएगा, अभी तो आधा हो गया। अगली हेडिंग है एक्सेप्शन इन आयनाइजेशन एनर्जी। एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। नोट कर लिया? हाँ सर। आपको पता है बेटा कि लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो E/N बढ़ता है, और आयनाइजेशन एनर्जी का अट्रैक्शन फोर्स के साथ सीधा रिलेशन होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है, तो E/N घट जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का सीधा रिलेशन है, तो ये भी घट जाता है। हाँ सर। अब पहला एक्सेप्शन कहाँ है बेटा? बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली में।
में 3 बार क्वेश्चन आया, जी एडवांस, हमारे देश का सबसे हार्ड एग्जाम। और क्वेश्चन कैसे आया वो देखें, इसका एक्सेप्शन हमें याद ही नहीं रहता। देखो वो कहेगा कि आप मुझे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ये है। आप ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 5 मेंबर है क्या इस ग्रुप के? हाँ सर। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछता है, और बच्चा गलती क्या करता है? बच्चा ये गलती करता है, उसको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा वो बोरोन की है, फिर एल्यूमिनियम की है, हाँ फिर गैलियम की है, फिर इंडियम की है, फिर हेलियम की। ये वो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता देता है और इसी को वो ऑप्शन ए बना देता है, और बच्चा तुरंत उसको टिक कर देता है और गूगल को उस समय खुश होता है। आपके हिसाब से तो यही होना चाहिए ना? हाँ सर, यही होना चाहिए। क्योंकि आपने तो ये पढ़ा कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है, मतलब जितना हाँ बड़ा एटम, जितने बड़े साइज का एटम होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, तो इसका साइज सबसे बड़ा है। हाँ ये ऐसा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये पांचवा एटम। और इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी का सही ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बोरॉन की होती है, बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद हेलियम की होती है, फिर होती है गैलियम की, फिर होती है एल्यूमिनियम की, और सबसे कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम। सही ऑर्डर बेटा इसका ये, नोट करें। इसमें एक इफेक्ट लगता है, इनाइट पेयर इफेक्ट, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये पहला एक्सेप्शन हो गया। सर, वो लास्ट वाला डिक्टेट करना, बोरॉन के बाद क्या लिखा? हेलियम, पीएच। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। अब देखो आप ऐसे में कंफ्यूज हो गए, आपको तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन होता है, सच में तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, सही ऑर्डर ये। आप किसको आगे रखें, किसके पीछे रखें? हम लोगों ने मार्केट में एक ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक क्या है, आप ये नंबर ध्यान रख लेना, 15324। देखो ये पहला आइटम है क्या बोरॉन ग्रुप का, हाँ सर। और ये वाला पांचवा आइटम है क्या, हाँ। और ये तीसरा आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है, बना क्या 15324। 15300। हाँ। तो बोरोन फैमिली में हमें याद रखना है ये एक्सेप्शन है, हमारे हिसाब से काम नहीं होता, इसके लिए ट्रिक है 15324। 1532 आखिरी में 4। 4। समझा नहीं समझा? हाँ सर, समझा ना। जब बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ देखा गया इसी फैमिली के लिए, ये केवल बोरॉन फैमिली के लिए है, एटॉमिक नंबर के लिए ग्राफ देखा गया, तो ग्राफ कैसा आया वो भी देख लो। ऐसे, ऐसे, थोड़ा ऐसे, और बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। ये डब्ल्यू टाइप का ग्राफ आया, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ देखा गया बोरॉन फैमिली के लिए, तो ऐसा ग्राफ आया।
और गौर से देखो जरा। अच्छा लिख लो पहले। हो गया? एक मिनट सर, हो गया सर। अब देखो, ये है आयनाइजेशन एनर्जी वाली लाइन, ये। हाँ तो इसमें क्या आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बोरॉन की है क्या? हाँ सबसे ऊपर है। उसके बाद हाँ, कौन है सबसे ऊपर? हेलियम है क्या? अरे हेलियम आप है। उसके बाद हेलियम की है। उसके बाद ऊपर कौन है? गैलियम है क्या? गैलियम, हाँ फिर कौन है? एल्यूमिनियम। हाँ फिर इंडियम। हाँ यही तो था आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, 1 5 3 2 4। हाँ समझ में आया ना आया? हाँ सर, समझा। देखिए समझा। गया? हाँ सर, हो गया। तो बेटा पी पी ब्लॉक में यही एक एक्सेप्शन है, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप कार्बन फैमिली देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपके हिसाब से होगा, कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का, लेड का, यही ऑर्डर होगा। ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, कम हो रही है। और अगर आप नाइट्रोजन फैमिली देखोगे तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मतलब सारे ऑर्डर पर आपके हिसाब से होगी। ये एक्सेप्शन था जो मैंने आपको बताया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझा। और सारे एक्सेप्शन में वही रूल लगेगा, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, उस हिसाब से ऑर्डर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो पी ब्लॉक में आप किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। बोरॉन फैमिली एक्सेप्शन था, इसमें दिक्कत थी। बाकी सब में आपका वही रूल वर्क करेगा। समझा या नहीं समझा? हाँ सर, समझा। अगला है बेटा डी ब्लॉक। कौन सा वाला? डी ब्लॉक क्या है हेडिंग? अगली हेडिंग है आपकी डी ब्लॉक। आयनाइजेशन एनर्जी हमें डी ब्लॉक की भी देखनी है। डी ब्लॉक हो गया? हाँ सर, हो गया। अब देखो डी ब्लॉक में आपके कितने ग्रुप हैं? ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 10 तक है क्या? 11 तक? 12 तक है। हाँ 10 2 12, 12 तक है क्या? ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक का ये 12 5 है, ये डी ब्लॉक का है क्या? हाँ सर, डी ब्लॉक का। तो गौर से देखो ये सारे ग्रुप आ गए। ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा डी ब्लॉक है क्या? पूरा डी ब्लॉक है, हाँ सर। अब याद रखना बेटा, अगर ग्रुप नंबर 3 है तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा 3D की मेटल, फिर 4D की मेटल और फिर 5D की मेटल होगी। अरे वाह। हाँ मतलब सर। जो 3D की मेटल है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर 4D फिर 5D। अभी मैं और बता देता हूं। हाँ और देखो, अगर ग्रुप नंबर 4 है 5 है 6 है 10 है तो आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा कर दो, 5D की सबसे ज्यादा, फिर 4D फिर 3D। अगर ये वाले ग्रुप है 7 8 9 11 12 तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो होगा 5D, इसको चेंज कर दो 3D। ये आपको याद रखना है।
कर लिया? नहीं सर, 1 मिनट। ये नोट नहीं करना, ये समझाने के लिए है, केवल इतना पोर्शन नोट करना है, इसको नोट नहीं करना। लेकिन हमें समझाने के लिए पीरियोडिक टेबल लिखी है, दिखती है ना, आपको भी याद ही है। हाँ सर, नोट कर लिए। अब आप देखो 3D क्या क्या करता है, 4D क्या क्या करता है। देखो इस वाले ग्रुप का जो ये पहला ग्रुप है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है D1 में, इसका D2 में, इसका 3D3 में, इसका 3D4 में, इसका 3D5 में, इसका 3D6 में। मतलब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है क्या? 3D में जाता है, हाँ। अरे भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D1 में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये 3D2 होता है इसका। हाँ सर, समझा। तो ये 3D की मेटल है। ये जो अगला वाला ग्रुप है ये सब 4D की मेटल है। ये इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है, तो ये 5D की मेटल है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में जाता है, तो ये 6D की मेटल है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, समझा। हाँ सर। अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, पहले इतना ये नोट कर लिया आपने? ऊपर का कर लिया सर। हाँ, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो देखो जरा, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, स्कैंडियम, वाल्टनम, लैंथनम, एक्टिनियम, इसमें हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो ये 3 है। आपको पता है ये 3D का है क्या, और ये 4D का है, और ये 5D की मेटल है। हाँ। और आपको पता है अगर ये ग्रुप 3 है, और ग्रुप 3 के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होता है 3D की सबसे ज्यादा, 4D की फिर 5D की। हाँ। हाँ। स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद वाल्टनम, लैंथनियम, समझा या नहीं समझा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर? हाँ सर, समझा। हाँ सर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद रखने की, ग्रुप वाइज याद करने के लिए कितना प्रेशर इसलिए बना रहा हूं। हाँ सर। आज की तू चाहता तो ना नहीं क्यों 9:30 बजे 9:20 पे जगह 9:20 साले जल्दी से हो गया सर। 2-3 बजे 5 बजे आ सर 1 मिनट रह गया सर, 1 मिनट। परेशान कवर कर लो। साले इसको पढ़ा देना। हाँ सर, हो गया। हो गया? हाँ सर, हो गया। अब जैसे इसका निकाल दिखाओ जरा। Fe, रुथेनियम, ऑस्मियम, इन तीनों में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। FeRu ग्रुप नंबर 8 में आ गया। ये बेटा ग्रुप नंबर 1 कौन सा है? और 8 है, 8। 8। और ग्रुप नंबर 8 के लिए ऑर्डर क्या होता है? 5D, 4D। 3D और 4D। हाँ सर। अब पहले आपको आता पता है ऑस्मियम की सबसे ज्यादा, फिर हाँ, आयरन की, फिर हीलियम की। हाँ सर। समझ गए होगे अब आप? हाँ सर, समझा। हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर, कर दो। हाँ सर। अब अच्छा एक चीज और देखो, मुझे कितने बजे जाते हो? 12 बजे? क्या सर? 11 o'clock। कोचिंग कितने बजे 11। जाते हो? 11:30 बजे रहती, 11 बजे निकलते। हाँ। टाइम है देखे, या तो रहने देते हैं, मुझे 30 मिनट लगेगा, फिर आप लेट हो जाओगे। हाँ सर, लेट हो जाता है।
नहीं टाइम लगता। ठीक है बेटा, फिर कल मैं कंटिन्यू करता ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर, बाय थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। सर।